Welcome students. In this video, we will discuss further in atomic structure. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अभी तक का हम लोगों ने देखा थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड और बोर मॉडल, और हम लोगों ने एटम के बारे में थोड़ा कुछ डिस्कस किया था। आज हम लोग नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन आपका जेम्स चैडविक के द्वारा इसका खोज किया गया था। जेम्स चैडविक, इन्होंने 1932 में इसको खोजा था। ये प्रोटॉन के बराबर में था, वेटेज में भी प्रोटॉन के बराबर था, यानी कि वेट ऑफ प्रोटॉन वेट ऑफ न्यूट्रॉन बराबर था। और आवेश में ये यानी कि इसका चार्ज जो था वो जीरो था, यानी कि ये प्लस माइनस के बीच का, यानी कि जीरो इसका चार्ज था, यानी कोई चार्ज नहीं था। इसको जनरली एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये इसका सबसे ज्यादा यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, जो कि हम लोग बाद के क्लासेस में देखेंगे। तो अभी तक के केस में हम लोग को न्यूट्रॉन के बारे में इतना ही जानना है कि ये जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में खोजा गया था। ये प्रोटॉन के बराबर है वेट में, और इसका न्यूक्लियस में स्थान है, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसका और प्रोटॉन का समेशन को ही हम लोग एटॉमिक वेट के रूप में जानते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वेट ऑफ एटम, यानी कि एटॉमिक वेट इक्वल टू वेट ऑफ प्रोटॉन प्लस वेट ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम लोग देखेंगे एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होता है, ये एटम के स्ट्रक्चर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हुए रहते हैं। एक न्यूक्लियस बनाने में दो का यूज होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमता है। तो इस तरह से आपका एटम बनता है। तो एटम का स्ट्रक्चर यूं समझे तो ये न्यूक्लियस है, और ये बाहर का सर्कल जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, ये लेवल कहे जाते हैं, ये सेल कहे जाते हैं। लेवल कहिए या सेल कहिए, बात बराबर है। तो जो न्यूक्लियस से सटे हुए ऑर्बिट है, ठीक है, ये ऑर्बिट हम लोग को के कहा जाएगा, अंदर का ऑर्बिट। और उसके बाद का एल, उसके बाद का एम, और इसके बाद का एन। तो के एल एम एन का थ्योरी आता है। ये पहला पोजीशन पे है, ये सेकेंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे, ये फोर्थ पोजीशन पे। अगर हम लोग देखें कि आखिर एटम में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन अगर किसी फिक्स लेवल में घूमते हैं, फिक्स सेल में घूमते हैं, तो उनका संख्या तो निर्धारित होगा। तो संख्या निर्धारित करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। ये n² लेवल का नंबर होता है, ये 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 रखेंगे तो हम लोग पाते क्या है, जैसे अगर k में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो k इक्वल टू 2n²। n का वैल्यू k के लिए 1 होता है, तो 2 इंटू 1², तो ये 2। इस तरह से l का वैल्यू होता है 2 इंटू 2², यानी कि 8। m का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 3², यानी कि 18। इसी तरह से n का वैल्यू हो जाएगा 32। तो 2n² पे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर एक फिक्स सेल में। तो आइए हम लोग एक एक करके एलिमेंट्स के तौर तरीके से समझे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन ही काफी होता है उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहीं पर अगर हम लोग He का बात करें तो ये भी एक ही ऑर्बिट में घूमेगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर हम लोग एग्जांपल लें, जैसे कि क्वेश्चन आता है, डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स फॉर मैग्नीशियम एटम, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक सेंटर लेंगे न्यूक्लियस, और मैग्नीशियम के लिए होता क्या है, 12 होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो घटेगा कितना, तो 10 बचा, 10 में से 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, सेकेंड सेल के लिए 8 ही था, 2 8 18 32 का कंसेप्ट। उसके बाद 18 कैपेसिटी में बचेगा 2, तो 2 आ जाएगा लास्ट में, यानी कि हम लोग को 3 सेल चाहिए, 1 2 3 सेल, ठीक है। 3 लेवल में 3 ऑर्बिट इसके लिए चाहिए, तो हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये आपका न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, और लास्ट में 2। तो ये मैग्नीशियम का हो जाएगा 282। तो इसी तरह से आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर देना होगा। इस केस में अगर एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात आता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में आप सिंपल 20 तक के एलिमेंट को याद रखिए। 20 तक के एलिमेंट का आसान है बनाने के लिए, उसके बाद का आपको थोड़ा सा डीपली कॉन्सेप्ट जानना पड़ता है, जो कि आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। आपको ये सिंपल 20 तक के केस को, 20 तक के एलिमेंट को याद रखना है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इसके बाद आते हैं हम लोग वैलेंसी पे। तो वैलेंसी से पहले हम लोग एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे एलिमेंट का देख लेते हैं। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 2 1, बेरिलियम का 2 2, बोरॉन का 2 3, कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का 2 7, नियोन का 2 8। ये जो लास्ट में 8 बचेगा, लास्ट में 8 या 2 या 0, 0 तो बचेगा ही नहीं, 8 से डिविजिबल अगर आ रहा है, या 2 लास्ट में अगर इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का केस अलग आता है, क्योंकि हीलियम के पास केवल एक ही सेल है, एक ही सेल में उसका जितना चाहिए था वो इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसको नोबल गैस बोलेंगे। लेकिन नियोन के केस में क्या है कि थर्ड इसका सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट में इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था मैक्सिमम, और 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे भी कहेंगे नोबल गैस, इनर्ट गैस, ठीक है। इनर्ट गैस का मतलब होता है कि आपका वो रिएक्शन जल्दी में नहीं देगा, यानी कि वो स्टेबल होता है, लास्ट ऑर्बिट उसका स्टेबल होता है। नाउ फर्दरली हम लोग नियोन के बाद सोडियम 2 8 1, सोडियम के बाद मैग्नीशियम 2 8 2, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम 2 8 3, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन 2 8 4, फास्फोरस 2 8 5, सल्फर 2 8 6, क्लोरीन 2 8 7, आर्गन का 2 8 8। अब ये जो आया आर्गन, ये भी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इनर्ट गैस में आ गया। अब एक और बचा हुआ है 2 एलिमेंट, 2 ही एलिमेंट तक हम लोग। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम के लिए आप लोग 3 लेवल में जाइएगा, तो 2 8 8 18 आप नहीं रख सकते हैं,
क्यों? 8 और 16 2 18 हो जाएगा। अगर 18 रखते हैं तो 18 और 26 2 28 हो जाएगा। तो 2881 ये लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। अब कैल्शियम का 20 होता है 2882। अब ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब होता है उसका वैलेंसी, यानी कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में पाया जाएगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे और उसी के हिसाब से वैलेंसी निकाली जाएगी। जैसे अगर लास्ट ऑर्बिट में 1 है तो 1 वो डोनेट करना चाहेगा तो उसका वैलेंसी +1 हो जाएगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा तो +2 देना चाहेगा, त्यागना चाहेगा। +4 त्यागने पे होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में। 3 अगर है तो 283 3 चार्ज के लिए आएगा। 4 है तो 4 के केस में कंफ्यूजन है, ये +-4 दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कौन सा कंपाउंड बना रहा है। अगर वो कंपाउंड में शुरू में आ रहा है तो वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा और अगर लास्ट में आ रहा है तो वो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसलिए उसका 2- चार्ज होगा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो कोई इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, वहां पे 0 चार्ज। या 2 इलेक्ट्रॉन अगर है हीलियम के केस में तो ये भी 0 चार्ज। ये इस तरह के केस को, इस तरह से एलिमेंट को हम लोग इनर्ट गैस, नोबल एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट कहते हैं। इररिएक्टिव एलिमेंट होता है वो, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट लेवल ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे और जितना वो ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने के लिए जितना वो एक्वायर कर रहा है इलेक्ट्रॉन या लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वही उसका वैलेंसी कहा जाएगा। ठीक है। और कोई भी एटम रिएक्शन तभी करता है जब वो स्टेबिलिटी गेन करना चाह रहा हो। स्टेबिलिटी गेन कब करना चाहेगा? यानी कि उसका आउटरमोस्ट लेवल ऑर्बिट में, आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 8 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए जितना भी इलेक्ट्रॉन अगर घट रहा है वही उसका वैलेंसी कहा जाएगा। अब क्योंकि हम लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी पता चल गया है तो वैलेंसी के कारण रिएक्शन कैसे होता है वो देखिए। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है तो मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोरीन का 1- होता है चार्ज और इसका +2। ठीक है। तो हम लोग ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ये वैलेंसी ही था, यानी कि आयन्स यहाँ पे यूज होने जा रहा है। वैलेंसी का मतलब आयन बना करके कंपाउंड क्रिएट किया जाएगा, तो ये MgCl2 बनाएगा। तो इस तरह से हम लोग को कंपाउंड मिल गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को हम जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड। कैपिटल जेड करने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन, यह इसका इलेक्ट्रॉनिक या एटॉमिक नंबर कहा जाएगा। लेकिन होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स कोई लूज करता है तो कोई गेन करता है, तो उसके हिसाब से वो बढ़ता घटता रहता है। इसलिए स्टैंडर्ड माना जाता है कि आप प्रोटॉन को लेकर चलिए, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करता है,
जिस कारण से एक सही एटॉमिक नंबर का पता लग पाता है। अब जैसे मैग्नीशियम का आयन लीजिएगा Mg2+, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है ऑलरेडी, 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है ऑलरेडी, तो वहां पे 2 और 8 है, लास्ट ऑर्बिट में 2 नहीं है, तो वहां 10 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। अगर परमाणु संख्या ज्ञात करने जाइएगा, फाइंड आउट करने जाइएगा, तो वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर, तो आप तो 10 लिख के आ जाइएगा। लेकिन उस केस में आप फेल्योर हो जाइएगा, इसलिए आप प्रोटॉन के नंबर पे जाइए, प्रोटॉन नंबर आपका सही देगा एटॉमिक नंबर। तो Z इक्वल टू हम लोग नॉर्मली लेके चलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, और हम लोग मास लेके चलेंगे, एटॉमिक मास, ए से हम लोग डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जितना वेट होगा ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला करके ही एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट निकलेगा। जैसे अब क्वेश्चन आता है कि अगर कार्बन का एटॉमिक मास आपका 12 यूनिट है, तो उसमें प्रोटॉन का संख्या और न्यूट्रॉन का संख्या बताइए। तो Z इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6, तो A इक्वल टू क्या दिया हुआ है 12, तो प्रोटॉन 6 है, तो न्यूट्रॉन का संख्या कितना निकल जाएगा, ये भी 6 निकलेगा, 6 12 माइनस 6 6। इसी तरह से अगर एक और क्वेश्चन देखा जाए कि Z इक्वल टू, अगर हम लोग एल्यूमिनियम को लें 13, तो उसका मास नंबर कितना होता है 27, मास नंबर 27 आया, तो 13 कहने का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन का संख्या, तो इसमें न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा 27 माइनस 13, तो न्यूट्रॉन का नंबर 14। तो इस तरह से निकाला जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपको फॉर्मूले पे चलना ही पड़ेगा, ये Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड A इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मतलब होता है कि एक ही प्लेस पे 2 वैल्यू को एक्वायर कर लेना, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास ज्यादा या चेंज होगा जाएगा उसका। ठीक है, यानी कि अगर देखें आइसोटॉप्स कार्बन का, एक होता है 6 पे 12 मास का और एक होता है 6 पे 14 यूनिट का, मास 12 और मास 14 पे ये कार्बन आइसोटॉप्स मिलते हैं। तो एक ही स्थान पे, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर चेंज है, तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग कहेंगे आइसोटॉप्स। 614 कार्बन 614 आइसोटॉप्स है किसका 612 का। इसी तरह से एक और केस ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का 1 1 ये हाइड्रोजन सिंपल है, लेकिन 1 2 आपका ड्यूटेरियम कहलाता है और 1 3 टाइट्रियम कहलाता है। ठीक है, ये 3 आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन का। यहाँ पे आपका एक चीज देखना होगा कि आइसोटॉप्स का बहुत सारा यूज है, ये कैंसर का इलाज में यूज किया जाता है आइसोटॉप्स का, फिर आपका किसी का उम्र पता लगाने में, तो बहुत सारा इसका यूज है। हाइड्रोजन 1 1 को प्रोटियम कहते हैं, हाइड्रोजन 1 2 को ड्यूटेरियम कहते हैं और हाइड्रोजन 1 3 को हम लोग ट्राइटियम कहते हैं, जिसका परमाणु संख्या समान है होते हुए भी ये इसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। इसी तरह से क्लोरीन का भी एक का 35.5 है और एक का 37 है, तो ये क्लोरीन का भी आइसोटॉप्स मिलता है। तो आइसोटॉप्स मिलना स्वाभाविक है, अलग अलग मास नंबर से मिलते चला जाता है। तो समझ में आ गया आइसोटॉप्स क्या होते हैं।
समस्थानिक अगर एप्लीकेशन देखें तो यूरेनियम का एक समस्थानिक मिलता है जिसका उपयोग हम लोग एटॉमिक रिएक्टर के फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। वहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया जाता है तो यूरेनियम का यूज किया जाता है। कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट का समस्थानिक को यूज करते हैं, कोबाल्ट का आइसोटोप्स को यूज करते हैं। प्लस बेगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का ही रूप में यूज करते हैं। अब एक सब टॉपिक आ रहा है आइसोबास। आइसोबास है क्या कि एक प्लेस का अब कॉन्सेप्ट नहीं होगा, अब एटॉमिक वेट एकदम सेम लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग, आइसोबास उसको कहेंगे। जैसे आर्गन और कैल्शियम को हम लोग देखते हैं, आर्गन का भी एटॉमिक वेट आपका 40 है और कैल्शियम का भी 40 है, ये 40 ये भी 40, लेकिन एटॉमिक वेट 18 और ये 20। तो इसका आइसोबास का कंसेप्ट ये कहता है कि इफ वी हैव 2 and more elements having same mass number but different in atomic number, then these are called as isobars. Isotopes are different from isobars. Isotopes have the same number, same atomic number, but in case of isobars they have atomic mass different and mass number are same. Now if an overview will be discussed, we have completed all chapters of structure of atom. If you have any doubt, you can text to me. We are going to the comment box. Thank you.